हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम कक्षा 12वीं अर्थात क्लास 12th का गणित का संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण कोर्स की वीडियो सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अध्याय फर्स्ट यानी प्रथम अध्याय से शुरू करते हुए अब डेली के डेली वीडियोस इस पर बनाते जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, वीडियोस की, लेक्चर्स की एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात यह है कि हर एक लेक्चर को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप लोगों को कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश, आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, ठीक है, आपको हर एक टॉपिक बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। प्रत्येक टॉपिक को इस तरह से लिखा जाएगा कि उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। लैंग्वेज हिंदी रहेगा, परंतु आप देख सकते हैं कि हमने गणितीय शब्दों को इंग्लिश में लिखा है और समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप में से जो हिंदी मीडियम वाले उनको इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, ताकि आगे चल करके जब उनको इंग्लिश में जब उनको पढ़ना होगा तो उस समय उनको कठिनाई नहीं होगी, और इंग्लिश वालों को हिंदी में प्रैक्टिस होगी। तो आप दोनों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। और बहुत बढ़िया तरीके से हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आप सभी का सहयोग बना रहे। तो चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय फर्स्ट, पहला अध्याय संबंध, जिसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि अरिक्त समुच्चय है ए और बी। नॉन एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो। ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से खाली ना हो। ठीक है, एकदम खाली मत हो, कम से कम एक आध एलिमेंट तो हो। ज्यादा से ज्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तब ऐसी स्थिति में ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं अरिक्त समुच्चय, यानी कि जो रिक्त ना हो, जो खाली ना हो, जो एम्प्टी ना हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो मान लो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तब ए से बी में रिलेशन आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब दोस्तों, ये ए क्रॉस बी क्या है? तो ए क्रॉस बी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। दोस्तों, वास्तव में अपने क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके बाद रिलेशन अर्थात संबंध के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली है पहले से। इस चैप्टर में हम लोग, यानी आपके जो 12th में है, उसमें हम संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन अर्थात तुल्यता संबंध के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यदि आर ए से बी में एक रिलेशन है और यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए और बी, ये ए बी को इस तरीके से लिखा गया ए कॉमा बी ब्रैकेट में, तो ये क्या है? ए और बी का जो है ये ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म है। ठीक है, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तब हम कहते हैं कि ए बी से रिलेशन आर द्वारा संबंधित है, यानी ए बी से रिलेशन आर द्वारा, संबंध आर द्वारा रिलेटेड है। ठीक है, और उसको इस तरीके से लिखते हैं और हम इसको पढ़ते हैं ए रिलेट्स टू बी बाय रिलेशन आर। ठीक है, ए रिलेट्स टू बी बाय रिलेशन आर। और यदि मान लीजिए ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर, यानी इस तरीके से ए बी जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यदि वो आर में बिलोंग नहीं करता है, तब हम उसको कहते हैं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तब उदाहरण द्वारा इन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो सेट हमने लिए हैं ए और बी, आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफाइन किए। ए में दो एलिमेंट्स हैं, 2 और 5, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 6, 7। तब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब सभी संभावित ऑर्डर्ड पेयर्स जो बन सकते हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स लेने पर, उन सब के कलेक्शन को बोलते हैं अपन ए क्रॉस बी। देखो तो जरा, अगर मैं यहाँ से 2 को लूं, तो वहां से 2 के साथ इन तीनों एलिमेंट्स को लेने पर जो जो पेयर बनेंगे उनको लिखो 2, 1, 2, 6, 2, 7। ये देखिए 2, 1, 2, 6, 2, 7। अब 5 की बारी है, 5, 1, 5, 6, 5, 7। ये देखिए, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन। ठीक है, अब देखो, यदि आर को हम से छोटा है के द्वारा परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने अपनी इच्छा से लिया है ताकि हम एग्जाम्पल को आपको समझा सके। आप अपनी इच्छा से यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, बड़ा है, जैसे हमने अभी छोटा है लिखा है, आप बड़ा है लिख सकते हैं, या वर्ग है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है, आप समझने के लिए इसको किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये नंबर्स हैं,
नंबर्स में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी गणितीय संक्रियाएं, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, है ना भाई। तो आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वर्ग है, घन है, घनमूल है, उसको ए बी मतलब विभाजित करता है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा, ठीक है। तो हमने सरल रूप में अभी इसको क्या लिखा है, छोटा है के द्वारा हमने इसको डिफाइन किया है। अब आप बताओ, इन ऑर्डर्ड पेयर को आप देखो और उसमें ये सोचो कि कौन सा वाला, देखो ये जो शुरू शुरू वाला लिखा है ना वो सब ए के एलिमेंट्स हैं, और जो बाद में लिखे हैं वो सब बी के एलिमेंट्स हैं। हमने रिलेशन डिफाइन किया छोटा है के द्वारा से छोटा है, मतलब आप देखो इनमें ऐसे कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें ए का एलिमेंट आपको बी के एलिमेंट से छोटा नजर आ रहा है, क्या ये है? नहीं, यहाँ पे तो 2 1 से बड़ा है ना, क्या ये है? हाँ, इसमें ए का एलिमेंट अर्थात 2, बी के एलिमेंट अर्थात 6 से छोटा नजर आ रहा है, मतलब इस रिलेशन का पालन करने वाला है ये ऑर्डर्ड पेयर। 2 7 आएगा, यस 2 7 से छोटा है। क्या 5 1 इस रिलेशन में शामिल होने लायक है? नहीं है, क्योंकि 5 1 से छोटा नहीं है। क्या ये होगा? यस 5 6 से छोटा है। क्या ये होगा? हाँ, यस 5 7 से बड़ा है। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर शामिल हुए? 2 6 2 7 5 6 और 5 7, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर शामिल हुए, इसलिए रिलेशन में आपने उन्हीं 4 ऑर्डर्ड पेयर को स्थान दिया है। और उन चीजों को आपने इस तरीके से लिखा है, 2 रिलेट्स टू 6, 2 रिलेट्स टू 7, 2 रिलेट्स टू 7 के बाद 5 रिलेट्स टू 6 एंड 5 रिलेट्स टू 7, यानी 2 संबंधित है 6 से, 2 संबंधित है 7 से, 5 संबंधित है 6 से, 5 संबंधित है 7 से। और कौन कौन संबंधित नहीं है तो आप देख सकते हैं, 2 संबंधित नहीं है 1 से, 5 संबंधित नहीं है 1 से। तो इस तरीके से ये दो चीजें जो रिलेशन आर के कथन का पालन नहीं कर रही है, ठीक है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो ए क्रॉस बी के ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, भले कुछ ऑर्डर्ड पेयर छूट गए हैं, ठीक है, यानी कि इतना तो तय हो गया कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो ए क्रॉस बी से ही आपको दिखाई देंगे। हो सकता है पूरे दिखाई दें, हो सकता है उनमें से कुछ आए कुछ ना आए, ठीक है। तो इतना ये तय रहा कि आर हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑन अ सेट, किसी समुच्चय पर संबंध। दोस्तों यहाँ पर हमने दो सेट लिए हैं, दो समुच्चय लिए हैं और एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध आर परिभाषित किया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे दो समुच्चय नहीं है, यहाँ पे एक ही समुच्चय है ए, कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है, अरिक्त समुच्चय ए है, और आप ए से ए में ही परिभाषित कर रहे हैं वो संबंध आर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। तो आर यहाँ ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, यानी कि बी के स्थान पर भी आप ए को ही देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी था ना भाई, यहाँ पे ए क्रॉस बी था, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से ए में ही हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। तो उसी को हमने लिखा है कि आर सेट ए पर रिलेशन है इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा वो अवश्य ही एक रिलेशन होगा। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि कोई कलेक्शन है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जो किसी सेट पर रिलेशन है, तब अवश्य ही वो ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक। चलिए इसको भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ए इस तरह से डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं 5 एलिमेंट्स हैं ए में, और आर ए में एक रिलेशन इस तरीके से परिभाषित है। किस तरीके से? ए बी, यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है आर में जिनमें ए और बी दोनों का योग, दोनों का सम 6 है। इस तरीके से हमने आर को डिफाइन किया है। अब आप बताइए कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं जो इस नियम का पालन करें। क्या 1 संबंधित होगा 5 से? यस, क्योंकि 1 और 5 का योग 6 होता है, हमें उन्हीं दोनों अंकों को देखना है जिनका योग 6 होता है। क्या 5 संबंधित होगा 1 से? यस, क्योंकि 5 को 1 से जोड़ोगे तो आपको 6 मिलेगा। क्या 2 संबंधित होगा 4 से? यस, क्योंकि 2 4 6 होता है। इसी तरीके से 4 2 6 होता है, इसलिए 4 संबंधित है 2 से। 3 3 से संबंधित है क्योंकि 3 3 6 होता है। तो इन्हीं का आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो वो पूरा कलेक्शन कहलाएगा आर। 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, इस तरीके से। और इसके अतिरिक्त इसके अलावा जो ऑर्डर्ड पेयर छूट गए हैं ना भाई, आप देख सकते हैं ए में 5 एलिमेंट है ना, तो जब आप ए क्रॉस ए बनाएंगे ना तो उसमें टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे बताओ? टोटल आएंगे 25 ऑर्डर्ड पेयर्स, और उन 25 में से केवल रिलेशन में आप 5 देख पा रहे हैं, बाकी सब छूट गए, 20 ऑर्डर्ड पेयर छूट गए, क्योंकि वो रिलेशन
का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसमें शामिल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अब देखिए एक नई परिभाषा, जबरदस्त परिभाषा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन का यानी किसी संबंध का प्रांत से अपरांत और परिसर। यदि आर ए से बी में एक रिलेशन है, यदि आर ए से बी में एक रिलेशन है, तब आर का डोमेन ए सच दैट ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर। बोलने का मतलब ये है कि भाई जब आप रिलेशन बनाते हैं आर, तो उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनमें से जो पहला पहला रहेगा उन सब के कलेक्शन को हम लोग आर का डोमेन बोलेंगे। जैसे अच्छा एक साथ और देख लीजिए, और रेंज किसको बोलेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, दूसरा वाला अवयव रहेगा, उन सब के कलेक्शन को बोलेंगे रेंज। और कोडोमेन किसको बोलते हैं, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे। ये सेट बी कौन है भाई, देखो आर क्या है, रिलेशन, कहां से कहां परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित एक रिलेशन है, तो बी में, ए से बी में, तो यहाँ पे जो बी है ना उसी को बोलेंगे आर का कोडोमेन। कोडोमेन यानी सहप्रांत। और डोमेन किसको बोलेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी क्रमिक युग्म आर में शामिल हैं, उन क्रमिक युग्मों का जो पहला वाला जो अवयव रहेगा, पहला जो कोऑर्डिनेट रहेगा, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे, उनके कलेक्शन को बोलेंगे आर का डोमेन। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि सर यहाँ पर या यहाँ पर आप कहीं पे भी देख लीजिए, सर यहाँ पर आर का डोमेन क्या है, तो हम बोलेंगे भाई आर के डोमेन में देखो कौन कौन परिभाषित है। पहले वाले को लो, 1 5 2 4 3 है ना भाई, तो ये 1 5 2 4 3 ऐसे हम लिखेंगे ना, तो ये आर का क्या तैयार हो गया, डोमेन ऑफ आर। तो आप समझ में आ गया होगा आपको डोमेन ऑफ आर किसको बोल रहे हैं। आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर शामिल हैं, जो भी क्रमिक युग्म आर में शामिल है, उसमें से आपको पहला चुनना है, बस वही आपका डोमेन, और मतलब उस कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे डोमेन ऑफ आर। ऐसे ही आपको रेंज ऑफ आर लिखना है ना, तो ये 5 1 4 2 3 यानी बाद वाले को आप चुन लो, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट चुन लो और उनका कलेक्शन तैयार कर लो, वो रेंज ऑफ आर बन जाएगा। और यदि आपको आर का कोडोमेन चाहिए, तो आप देखो आर डिफाइंड है ए से ए में ही, तो जिसमें डिफाइंड है तो ए में ही तो डिफाइंड है, इसलिए ए यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, डोमेन इसको बोलेंगे, रेंज इसके दूसरे वाले जो अवयव हैं, दूसरे वाले जो कोऑर्डिनेट है उनके कलेक्शन को अपन बोलेंगे रेंज, और कोडोमेन जो है यहाँ पे ए होगा, क्योंकि ए में ही रिलेशन डिफाइंड है, ए से ए में डिफाइंड है, तो यहाँ पे कोडोमेन जो होगा ए होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों एक अन्य डेफिनेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। मान लीजिए आर सेट ए से बी में डिफाइंड एक रिलेशन है, तो इसी आर का इनवर्स रिलेशन जिसको हम आर इनवर्स करके लिखेंगे, वो बी से ए में डिफाइंड एक रिलेशन होगा। आर क्या है, ए से बी में डिफाइंड, तो इसी आर के करस्पॉन्डिंग आर इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा। यानी आर इनवर्स में वे सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आर वाले ऑर्डर्ड पेयर को अल्टी पल्टी करने से प्राप्त होंगे। यानी कि जैसे ए बी, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में है तो इसको अल्टा पल्टी करोगे तो बी ए बनेगा। इस तरीके से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो आर इनवर्स में शामिल होंगे। यानी सीधी सी बात है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए वाला ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो आर इनवर्स में होगा। ये आप इधर से इधर की ओर भी देख सकते हैं, क्योंकि तीर का निशान दोनों तरफ लगा है, मतलब ये बाई कंडीशनल साइन है, यानी कि ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पे मैंने आर बनाया है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने आर बनाया है, आप देख सकते हैं, तो ये आर कहाँ से कहाँ परिभाषित है, ए से ए में ही परिभाषित है। यदि इसी आर के करस्पॉन्डिंग हमें आर इनवर्स लिखना हो तो कुछ नहीं, इन्हीं ऑर्डर पेयर को आप पलट करके लिख दो, सीधी सी बात है। वैसे आप यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। ये आर कहाँ से कहाँ परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। ए से बी में किसके द्वारा परिभाषित है, से छोटा है के द्वारा परिभाषित है। अब आप खुद सोचो, यदि इसी आर के करस्पॉन्डिंग में आर इनवर्स डिफाइन करूं तो वो डिफाइंड होगा कहां से कहां, बी से ए में, बी से ए में डिफाइंड होगा। और किस तरह से डिफाइंड होगा, कुछ नहीं करना है, आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर शामिल है उसको आप पलट करके लिख दो। 2 6 है, 6 2 कर दो, 2 7 है, 7 2 कर दो, 5 6 है, 6 5 कर दो, और 5 7 है, 7 5 कर दो, हो गया आर इनवर्स तैयार। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो आर इनवर्स है वो कैसे डिफाइंड हुआ है, क्या किस स्टेटमेंट से डिफाइंड होता है, तो देखो भैया ये क्या था, से छोटा है, तो जब आर जो है वो से छोटा है यानी इज लेस देन, इस तरीके से डिफाइंड है,
तो आर इनवर्स क्या होगा, से बड़ा है हो जाएगा, इज ग्रेटर देन हो जाएगा। आप देख लो ऐसा है कि नहीं है, 6 बड़ा है 2 से, 7 बड़ा है 2 से, 6 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से। कितना सिंपल है बताइए। तो इसका मतलब ये है कि ये आर इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा, इसके ठीक अपोजिट के द्वारा, यानी ये छोटा है तो इधर बड़ा है। और ऑर्डर पे भी क्योंकि आपने पलट दी, इसलिए जो आप इसका उल्टा करोगे तो वो ऑटोमेटिक फिट बैठेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स रिलेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आप चाहें तो एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। यदि ए में 3 एलिमेंट्स 1 2 3 और बी में 1 2 है, तब यदि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से कर लेते हैं जिसमें एक्स इज लेस देन वाई ले रहे हैं, जहां एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। अब x इज लेस देन वाई, आप खुद सोचो a का कौन सा एलिमेंट b के किस एलिमेंट से छोटा है, और ऐसे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। 1 किससे किससे छोटा है, तो 1 1 से तो छोटा नहीं है, 1 सिर्फ 2 से छोटा है यहाँ पे, तो 1 2 एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा r में। 2 यहाँ पे किससे किससे छोटा है, तो 2 1 से बड़ा है और 2 2 के बराबर है, मतलब 2 यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से छोटा नहीं है, 3 तो दोनों से बड़ा है। यानी एकमात्र ऑर्डर्ड पेयर 1 2 ही ऐसा है जो r के इस स्टेटमेंट का पालन कर रहे हैं। r को आपने जिस तरह से परिभाषित किया है उसका पालन करने वाला केवल एक ही ऑर्डर पेयर है, तो यही आर में शामिल होगा। तो आर इनवर्स कौन होगा, ये इसी पलट दो, खेल खत्म। इसका मतलब जब आप x इज लेस देन y की मदद से r को डिफाइन कर रहे हो तो वास्तव में आर इनवर्स कौन होगा, b से a में डिफाइंड होगा, और किसके द्वारा, x इज ग्रेटर देन y के द्वारा। और आप खुद देख लो, जब आप b से a में डिफाइन करोगे x इज ग्रेटर देन y के द्वारा, तो आप खुद सोच लो कि b का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो a के किसी एलिमेंट से बड़ा है। आप बोलोगे सर 2 1 से बड़ा है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर यहाँ आर इनवर्स को दिख रहा है। इसके अलावा बी का कोई और ऐसा एलिमेंट हो गया है क्या जो ए के किसी एलिमेंट से बड़ा हो, नहीं है। 1 तो बेचारा इनमें से किसी से भी बड़ा नहीं है, 1 1 के बराबर है और 2 3 से ये छोटा है। 2 ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो 1 से बड़ा है, और इनसे तो वो 2 के बराबर है और 3 से छोटा है। तो केवल 2 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो x इज ग्रेटर देन y का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, और इसका अपोजिट करने से मिला है। ठीक, अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यानी संबंधों की कुल संख्या। यदि A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हो और B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स k हो, तो A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे mk। ठीक है, जैसे A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में होंगे 6 एलिमेंट। कैसे पता चला, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है ऐसा। ठीक, इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी के सभी सबसेट्स की संख्या होगी 2 रेज़ टू द पावर m के, और इतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं ए से बी में डिफाइन होने वाले। ठीक, तो ये आपको याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिलेशन की डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशन का इनवर्स, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इत्यादि पॉइंट्स को समझा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों, और इसी तरह से ये सीरीज अब चलती रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। मैथ्स के लिए आपको स्कूल के साथ साथ कॉलेज की कक्षाओं में भी बहुत काम आएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।